नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार एमए फाइनल राजनीति विज्ञान के छठे प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति के अध्याय संघ और राज्य संबंधों के बीच वित्तीय संबंध कैसे पाए जाते हैं, इसका अध्ययन हम प्रस्तुत वीडियो के अंतर्गत करेंगे। इससे पहले हम देखेंगे संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली क्या है। संघात्मक शासन प्रणाली का आशय केंद्र राज्य संबंधों से अभिप्राय किसी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्य में संघवादी केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच आपसी संबंधों से होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था के राष्ट्र हैं भारत, अमेरिका, कनाडा इत्यादि। इसी तरह से एकात्मक शासन प्रणाली जो एकमेव शक्ति के रूप में शासित हो, जिसमें केंद्रीय सरकार अंततः सर्वोच्च मानी जाती है तथा प्रशासनिक विभागों को मिलने वाले अधिकार केंद्रीय सरकार पर निर्भर होते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था के राष्ट्र हैं को अपनाने वाले राष्ट्र हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, चीन इत्यादि। केंद्र राज्य संबंधों में शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग 3 प्रकार से किया गया है, जिसमें पहले 2 प्रकार विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंधों का अध्ययन हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। प्रस्तुत वीडियो में वित्तीय संबंध जो कि भारतीय संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 264 से लेकर 293 में विवेचित हैं। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों को जानने के लिए हमें यह देखना होगा कि संविधान में केंद्र और राज्यों की वित्तीय हिस्सेदारी को स्थायी रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, जो अगले 5 वर्षों के लिए केंद्र तथा राज्य के मध्य राजस्व के वितरण के विषय में सुझाव देता है। इनके वित्तीय संबंधों को निम्न आधारों पर विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 1, संघ तथा राज्यों में कराधान शक्तियों का विभाजन। नंबर 2, संघ तथा राज्यों में राजस्व का वितरण। नंबर 3, गैर कर राजस्व का वितरण। अब हम अध्ययन करेंगे नंबर 1, संघ तथा राज्यों में कराधान शक्तियों का विभाजन। इसमें आर्टिकल 265 में वर्णित है, विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर अधिरोपित या संग्रहित इम्पोज या कलेक्ट नहीं किया जाएगा। केवल कार्यपालिका के आदेश से कोई कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता, बल्कि विधायिका, संसद अथवा विधानमंडल के द्वारा पारित किसी अधिनियम के द्वारा ही कर लगाया जा सकेगा। इस अनुच्छेद में जो प्रतिषेध है वह करों के लिए है, फीस तथा अर्थदंड आदि उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। 7वीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों में कर संबंधी विषय भी शामिल किए गए हैं। इन करों का सामान्य परिचय इस प्रकार है। संघ सूची के कर, इन विषयों पर संसद विधि बनाकर कोई कर अधिरोपित या संग्रहित कर सकती है। राज्य सूची के कर, जिन पर कर लगाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को है। यद्यपि सूची में केंद्र की अपेक्षा अधिक विषय शामिल हैं, परंतु इससे होने वाली आय संघ सूची में उल्लेखित करों से बहुत कम होती है। इसलिए कुछ राज्य पूर्णतः या आंशिक रूप से केंद्रीय अनुदानों पर आश्रित हैं। नंबर 3, समवर्ती सूची के कर। इसमें 3 प्रकार के कर हैं। मशीनी वाहनों पर कर, न्यायिक स्टाम्पों से भिन्न स्टाम्प शुल्क, उपयुक्त विषयों से संबंधित फीस, किंतु इनमें किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस शामिल नहीं है। अवशिष्ट शक्तियां, संविधान द्वारा ये संसद को प्रदान की गई हैं। यह शक्ति करों के अधिरोपण से संबंधित विधियों पर भी लागू होती है। संसद ने समय समय पर कुछ ऐसे कर लगाए हैं जो उपयुक्त तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है, जैसे उपहार कर, संपदा कर, व्यय कर। अब हम देखेंगे कि राज्यों की कराधान शक्तियों पर नियंत्रण। आर्टिकल 276
किसी राज्य का विधानमंडल राज्य सूची में दी गई शक्तियों के आधार पर करों से संबंधित कोई विधि उस राज्य के किसी नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य प्राधिकारी के लाभ के लिए जो वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकों या नियोजनों से संबंधित है, इस आधार पर अविधि मान्य नहीं होगी कि वह संघ सूची में वर्णित आयकर से संबंधित है। यह विधि तभी वैध होगी जब किसी एक व्यक्ति पर ऐसे सभी करों का दायित्व एक वर्ष में 2500 रुपये से अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद 286 इसमें माल के क्रय विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन से है। इसके अनुसार राज्य विधानमंडल समाचार पत्रों के अतिरिक्त शेष वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर कर लगा सकता है, परंतु इस संबंध में भी कुछ सीमाएं हैं। आर्टिकल 287 में बिजली की बिक्री जहां उसके उपभोग पर राज्य विधानमंडल द्वारा कर लगाने की शक्ति के विषय में सीमाएं निर्धारित की गई हैं। आर्टिकल 288 यदि संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के विनियमन या विकास के लिए प्राधिकरण की स्थापना करता है और वह प्राधिकरण जल या विद्युत का संचालन, उत्पादन, उपभोग, वितरण या विक्रय करता है, तो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उस पर कर लगा सकेगा, किंतु ऐसी विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखे जाने के बाद उसे राष्ट्रपति की अनुमति न मिल गई हो। नेक्स्ट है संघ और राज्यों में राजस्व का वितरण। आर्टिकल 268 केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा एकत्रित तथा प्रयोग किए जाने वाले करों का विवरण है। आर्टिकल 269 केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले तथा एकत्रित किए जाने वाले किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों का विवरण है। आर्टिकल 270 केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले तथा एकत्रित किए जाने वाले किंतु राज्यों में बांटे जाने वाले करों का विवरण है। नेक्स्ट है अधिभार। आर्टिकल 271 केंद्र के प्रयोजन के लिए अधिभार की व्यवस्था का विवरण इसमें किया गया है। अधिभारों की संपूर्ण प्राप्तियां भारत की संचित निधि का भाग होंगी, लेकिन 101 में संशोधन के पश्चात वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्यों की भी हिस्सेदारी होगी। नेक्स्ट है गैर कर राजस्व का वितरण। केंद्र व राज्य सरकारें संघ सूची व राज्य सूची के विषयों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर बदले में शुल्क प्राप्त करती है। राज्यों को सहायता अनुदान। आर्टिकल 275 में संसद को यह अधिकार है कि वह भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान कर सकती हैं। अनुसूचित जातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने जहाँ उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उन्नत करने के लिए संचित निधि से सहायता अनुदान दिया जा सकता है। नेक्स्ट है विवेकाधीन अनुदान। आर्टिकल 282 में केंद्र व राज्य सरकारें इन्हें देने के लिए निर्णय अपने विवेक से करती हैं, परंतु यह अनुदान लोक प्रयोजन के लिए होना चाहिए।